प्रीमियर लीग का नया सीज़न कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और हर बार की तरह इस बार भी लीग को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। कई सारे टीमों ने अपने मैनेजर्स चेंज किए हैं, कई सारे टीमों ने बड़े बड़े प्लेयर साइन किए हैं। 100 मिलियन प्लस की साइनिंग हमें देखने को मिली है। आर्सेनल ने पिछला सीज़न जीता था, 20 साल बाद उन्होंने प्रीमियर लीग की ट्रॉफ़ी जीती थी। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आर्सेनल अपना ट्रॉफ़ी डिफेंड कर पाएगी और क्या जो टीमें चैंपियनशिप से प्रमोट होकर प्रीमियर लीग में आई हैं वो इस लीग में सरवाइव कर पाएंगी या नहीं। तो लेट अस बिगिन। तो हम अपनी प्रेडिक्शन में सबसे पहले बात करेंगे नंबर 28 टीम की, जो मुझे लगता है कि इस बार की प्रीमियर लीग की वर्स्ट टीम हो सकती है, और वो टीम होगी हल सिटी। हल सिटी चैंपियनशिप से प्रमोट होकर आई है और चैंपियनशिप में पिछले सीज़न उनका परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा था। छठे प्लेस पे उन्होंने फिनिश किया था विथ 73 पॉइंट्स और चैंपियनशिप का प्लेऑफ मैच जीत के वो प्रीमियर लीग तक पहुंचे थे। अनफॉर्चुनेटली हल सिटी की टीम पे अगर मैं नज़र डालता हूं तो मुझे प्रीमियर लीग की क्वालिटी नज़र नहीं आती है। जो उनके स्टार प्लेयर हैं वो हैं ओली मैकबर्नी, जो कि प्रीवियसली ब्रेंटफोर्ड में खेला करते थे और उन्होंने पिछले सीज़न शेफील्ड यूनाइटेड में खेला करते थे और उन्होंने पिछले सीज़न चैंपियनशिप में 17 गोल स्कोर किए थे। अगर उनकी साइनिंग्स की बात करें तो उन्होंने रेंजर्स से जैक बटलैंड को साइन किया है, उसके अलावा ऑस्कर ज़ैम्बरोनो और मैट टारगेट को उन्होंने न्यूकासल से साइन किया है। लेकिन ये साइनिंग्स इनफ नहीं है उन्हें प्रीमियर लीग में सरवाइव करने के लिए। अभी भी हालांकि ट्रांसफ़र विंडो में काफ़ी दिन बचे हुए हैं, तो हल सिटी को कुछ मेजर साइनिंग्स करनी होगी अगर वो इस लीग में कम्पीट करना चाहते हैं। लेकिन अभी करंटली अगर उन्हें उनके स्क्वाड पे नज़र डालूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये टीम प्रीमियर लीग में सरवाइव कर पाएगी। हल सिटी के बाद जो 19th पोजीशन पे जो टीम मेरे हिसाब से रहने वाली है वो है इप्सविच टाउन। अनफॉर्चुनेटली फॉर इप्सविच टाउन एक बार फिर से वो प्रीमियर लीग में आने के बाद सिर्फ एक सीज़न ही यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे और अगले सीज़न उनके चैंपियनशिप में वापस जाने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इप्सविच टाउन के ट्रांसफ़र बिजनेस की बात करूँ तो उन्होंने काफ़ी सारे प्लेयर साइन ज़रूर किए हैं, जिसमें ईसा डियोप उन्होंने फुलहम से साइन किए हैं और इसके अलावा माइडा जो कि एक अच्छे प्लेयर रहे हैं सेल्टिक के लिए, उनको भी इप्सविच टाउन ने साइन किया है। लेकिन इसके बावजूद भी इप्सविच टाउन की टीम में वो क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है और साथ ही अब उनके जो पुराने मैनेजर थे किरन मैकेना वो भी इस टीम के हिस्सा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इप्सविच टाउन के पास इनफ क्वालिटी है इस लीग में सरवाइव करने की। इप्सविच टाउन के बाद नंबर 18 पे जो टीम मैंने रखा है, और ये थोड़ा सा बोल्ड टेक हो सकता है, और ये मैंने रखा है फुलहम को। ये काफ़ी लोगों को सरप्राइजिंग लगेगा क्योंकि फुलहम एक कंसिस्टेंटली अच्छे परफॉर्मर रही है प्रीमियर लीग के। अगर पिछले कुछ सीजन्स की बात करें तो स्पेशली मार्को सिल्वा के अंडर ये एक टीम फॉर्मिडेबल मिड टेबल क्लब रही है और अभी भी इस टीम में काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। हालांकि एंटोन रॉबिन्सन और इसके अलावा सैंडर बाज जैसे प्लेयर्स को लेके काफ़ी सारे रूमर्स हैं इस समय, जो कि फुलहम छोड़ सकते हैं, और अगर ये प्लेयर्स फुलहम छोड़ के जाते हैं तो ये टीम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन फुलहम ने अभी तक जो इस समर ट्रांसफ़र विंडो में जो बिज़नेस किया है मैं उससे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ। स्पेशली उन्होंने नया मैनेजर हायर किया है आर्बेलोवा, जो कि काफ़ी अनप्रूवन है। उन्होंने रियल मैड्रिड को कुछ महीने एज ए केयर टेकर मैनेज किया था लास्ट सीज़न और उनका परफॉर्मेंस डिसेंट रहा था रियल मैड्रिड के साथ, लेकिन एज अ फुल टाइम मैनेजर ये उनका पहला जॉब होगा। और प्रीमियर लीग में फुलहम के साथ स्पेशली आफ्टर मार्को सिल्वा ने जिस तरह से 5-6 साल से फुलहम को मैनेज किया और जिस तरीके से मैनेज किया, उसके बाद उनको फॉलो अप करना इतना आसान नहीं होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि फुलहम की टीम अनफॉर्चुनेटली वो तीसरी टीम हो सकती है जो इस सीज़न प्रीमियर लीग से चैम्पियनशिप में जाएगी। इसके बाद आते हैं नंबर 17 पे। तो नंबर 17 पे मैं रखूँगा सनडरलैंड को। सनडरलैंड को अगर पिछले सीज़न वो चैंपियनशिप से प्रमोट होकर आए थे, चैंपियनशिप का प्लेऑफ जीतने के बाद ये टीम प्रीमियर लीग में आई थी और बहुत सारे लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया था कि सनडरलैंड की टीम प्रीमियर लीग में सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन उन्होंने पिछले सीज़न बहुत अच्छी साइनिंग्स की, जिसमें ब्रायन ब्रॉबी और ग्रैनिट जाका मेन साइनिंग्स थे उनके लिए, और इन साइनिंग्स ने सनडरलैंड को न सिर्फ प्रीमियर लीग में सरवाइव करने में हेल्प की, बल्कि इस टीम ने यूरोपियन फुटबॉल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। तो इस सीज़न सनडरलैंड कॉन्फ्रेंस लीग खेलेगी और मुझे लगता है कि ये इनके लिए एक काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। हालांकि उनके फैंस के लिए एक बहुत प्राउड की बात है कि उन्हें यूरोपियन फुटबॉल खेलने का मौका मिल रहा है, लेकिन एक वीक में 2-2 मैच खेलना ये इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि सनडरलैंड की स्क्वाड में इस लेवल की डेप्थ है जो कि
उन्हें दो कंपटीशन एक साथ नेविगेट करने में हेल्प करेगी। हालांकि वो ग्रैनिट जगह को अपनी टीम में रखने में कामयाब रहे हैं। चेल्सी ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था ग्रैनिट जगह में, लेकिन सन्दरलैंड ने उन्हें सेल करने से रिफ्यूज़ कर दिया। और मुझे लगता है कि अगर जाका ये टीम छोड़ के चले जाते तो मैं सन्दरलैंड को वन ऑफ द टीम्स टू बी रेलीगेटेड में रखता। लेकिन उनकी ट्रांसफ़र बिजनेस की बात करें तो अभी तक उन्होंने कुछ भी स्पेंड नहीं किया है। सिर्फ एक साइनिंग की है, वो भी थॉमस मुनिया एज अ फ्री एजेंट, और उन्हें 2 प्लेयर्स सेल की हैं जिसमें एक प्लेयर को उन्होंने रिलीज़ किया है। तो एक तरह से उनका स्क्वाड सेम ही है जैसा लास्ट सीज़न था, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्क्वाड में इनफ क्वालिटी है टू सर्वाइव द प्रीमियर लीग, लेकिन विथ यूरोपियन फुटबॉल और नॉट इनफ एडिशन इनटू द टीम, ये टीम मुझे लगता है स्ट्रगल ज़रूर करेगी प्रीमियर लीग में। इसके बाद आते हैं नंबर 16 पे, और नंबर 16 पे मैंने रखा है पिछले सीज़न की चैम्पियनशिप विनर कोवेंट्री सिटी को। कोवेंट्री सिटी को मैनेज करते हैं फ्रैंक लैम्पार्ड, और लैम्पार्ड के अंदर कोवेंट्री सिटी ने पिछले सीज़न में चैम्पियनशिप में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था। उन्होंने चैम्पियनशिप में 46 मैचेस में 95 पॉइंट्स हासिल किए थे और सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए थे, और साथ ही साथ एक बहुत ही अटैकिंग एक्साइटिंग फुटबॉल खेल के उन्होंने सबको इम्प्रेस किया था। हालांकि कोवेंट्री सिटी ने इस ट्रांसफ़र विंडो में कुछ ख़ास अभी तक मनी स्पेंड नहीं किया, और मुझे लगता है कि अभी उन्हें काफ़ी कुछ इस ट्रांसफ़र विंडो में करने की ज़रूरत है ताकि वो प्रीमियर लीग में और अच्छे से परफॉर्म करे। लेकिन मुझे लगता है कि फ्रैंक लैम्पार्ड के अंदर, इस टीम के अंदर इनफ क्वालिटी है, और वो कोचिंग पेडिग्री फ्रैंक लैम्पार्ड की है जो कि उन्हें हेल्प करेगा टू सर्वाइव इन द प्रीमियर लीग। अगर उनकी साइनिंग्स की बात करें तो उन्होंने फ्रैंकफर्ट से अमेंडा को साइन किया है, इसके अलावा बर्नली से एक प्लेयर साइन किया है, और फ्रैंक ओनिएका को साइन किया है उन्होंने ब्रेंटफोर्ड से। उनकी अभी तक किसी भी प्लेयर ने अभी तक छोड़ा नहीं है या कोई प्लेयर उन्होंने सेल नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि कोवेंट्री सिटी को और ज़्यादा मनी स्पेंड करने की ज़रूरत है इस ट्रांसफ़र विंडो में। उसके बाद मैंने नंबर 15 पे रखा है न्यूकासल यूनाइटेड को। और अगर न्यूकासल यूनाइटेड की बात करें तो अगर इस सीज़न के ट्रांसफ़र विंडो के बाद किसी प्रीमियर लीग क्लब के फैंस सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे तो वो न्यूकासल के फैंस होंगे। ऐसा लग रहा है कि न्यूकासल में कोई फ्लैश सेल चल रही है और जो भी चाहे न्यूकासल के जिस प्लेयर को ख़रीद सकता है। एक बार हम उनके आउटगोइंग्स पर नज़र डालें तो एंटनी गॉर्डन वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही बार्सिलोना चले गए थे, फिर उन्होंने सैंड्रो टोनाली को बेचा टॉटनहम को, और अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई कि ब्रूनो गिमारेज आर्सेनल चले गए हैं। इन सारे सेल से न्यूकासल ने काफ़ी ज़्यादा अर्न किया है, लेकिन इसको वो अभी तक स्पेंड नहीं कर पाए हैं। न्यूकासल के साथ प्रॉब्लम ये भी रही है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल भी देखा था कि काफ़ी सारे प्लेयर्स को साइन करना तो चाहते हैं, वो मनी भी स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन प्लेयर्स ही न्यूकासल में आना नहीं चाहते हैं। और इस सीज़न भी कुछ वैसा ही हुआ है, स्पेशली स्विट्ज़रलैंड के यंग स्टार मंजाम्बी, जिनके साथ वो ट्रांसफ़र फी एग्री कर चुके थे, लेकिन मंजाम्बी ने न्यूकासल ज्वाइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था, मिड ट्रांसफ़र विंडो उनके लॉन्ग टर्म मैनेजर एडी हाउ ने भी न्यूकासल छोड़ दिया है, और अब उन्होंने एक नया मैनेजर भी हायर किया है। हालांकि मैंने न्यूकासल को नंबर 15 रखा है, लेकिन मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर ये टीम इस सीज़न रेलीगेशन बैटल फाइट करती हुई दिखे। न्यूकासल के पास काफ़ी मनी अर्न हो चुकी है, और सबसे पहले तो उन्हें अब प्लेयर सेल करना बंद करना पड़ेगा। हालांकि उनके लेफ़्ट बैक लुइस हॉल के लिंक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़ रहे हैं, लेकिन न्यूकासल ने कहा है कि वो अब कोई और प्लेयर सेल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन न्यूकासल को करेंटली जो उनकी स्क्वाड है उसमें इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर वो इस सीज़न डिसेंट फिनिश करना चाहते हैं तो। इसके बाद मैंने रखा है नंबर 14 पे लीड्स यूनाइटेड को। सन्दरलैंड लीड्स यूनाइटेड भी लास्ट सीज़न चैम्पियनशिप से प्रमोट होकर प्रीमियर लीग में आई थी, और उन्होंने काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस किया था। पिछले सीज़न उन्होंने नंबर 14 फिनिश किया था, 38 मैचेस में 47 पॉइंट्स अचीव किए थे, और जस्ट टू लेट यू नो ये सिर्फ 6 पॉइंट्स पीछे थे यूरोपियन स्पॉट से। उसके बाद अब इसको फॉलो अप करते हुए मुझे लगता है कि लीड्स यूनाइटेड इस सीज़न भी कुछ उसी सिचुएशन में फिनिश करेगी, क्योंकि एक तो उन्होंने अपनी स्क्वाड में बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं किया है, और ना ही उनकी टीम से बहुत मेजर आउटगोइंग्स हुए हैं। एक जो मेजर साइनिंग उन्होंने की है वो है फुलम के हैरी विल्सन, जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी साइनिंग है। और अगर आउटगोइंग्स की बात करें तो कार्ल डार्लो उनके जो गोलकीपर है वो छोड़ के गए हैं। इसके अलावा पास्कल स्ट्रूजिक ब्राइटन गए हैं, जो मुझे लगता है कि मेजर मिस होंगे। और एक और मिस जो हो सकते हैं वो है इयान मेस्लियर, लेकिन उन्होंने अभी साइन किया है एक नया गोलकीपर। यूनाइटेड ने साइन किया है मैनचेस्टर सिटी के जेम्स ट्रैफर्ड को।
एक बहुत ही अच्छे गोलकीपर हैं और पिछले सीज़न मैनचेस्टर सिटी के साथ उनको मौके नहीं मिले थे, जिसके बाद सिटी ने उन्हें सेल करने का फ़ैसला किया। इसके बाद हम आते हैं नंबर 13 पे, और नंबर 13 पे मैंने रखा है क्रिस्टल पैलेस को। क्रिस्टल पैलेस की बात करें तो ये एक मोस्ट प्रिडिक्टेबल टीम है। अगर मैं प्रीमियर लीग के प्रेडिक्शंस की बात करूँ तो क्रिस्टल पैलेस के मैनेजर चेंज हो जाए, उनके प्लेयर्स चेंज हो जाएं, नॉर्मली उनकी जो फिनिशिंग पोजीशन रहती है वो मिड टेबल ही रहती है। और मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ वैसा ही होगा। हालांकि इस बार मुझे लगता है कि पैलेस थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है, क्योंकि उनके जो लॉन्ग टाइम मैनेजर और बहुत ही सक्सेसफुल ओलिवर ग्लासनर पैलेस छोड़ के जा चुके हैं। उनकी जगह उन्होंने नया मैनेजर हायर किया है, और ट्रांसफ़र मार्केट में भी पैलेस अभी तक कुछ एक्टिव ज़्यादा नहीं रही है। उन्होंने सिर्फ आर्सेनल के टाकेहिरो टोमियासु को एज ए फ्री ट्रांसफ़र साइन किया है, जबकि उनके सेंटर बैक मैक्सिन लैक्रॉय चेल्सी जा चुके हैं। तो पैलेस के पास भी अभी जो ट्रांसफ़र विंडो में समय बचा हुआ है उसमें कुछ नए प्लेयर साइन करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इस टीम में इनफ क्वालिटी है टू फिनिश मिड टेबल क्वाइट ईजीली। इसके बाद आते हैं नंबर 12 पे, और नंबर 12 पे मैंने रखा है ब्रेंटफोर्ड को। पिछला सीज़न अगर आपको याद होगा तो ब्रेंटफोर्ड की टीम नंबर 1 पे थी अगर कोई प्रेडिक्शन कर रहा था, स्पेशली फॉर टीम्स हु विल गो डाउन टू चैम्पियनशिप। लेकिन ब्रेंटफोर्ड ने सबको सरप्राइज़ कर दिया, स्पेशली उनके नए कोच के अंदर। एंड्रयूज़ ने बहुत ही शानदार काम किया ब्रेंटफोर्ड के साथ, और ब्रेंटफोर्ड एक समय पे ऐसा लग रहा था कि चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। हालांकि बाद में उनका फॉर्म थोड़ा सा डिप हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रेंटफोर्ड ने लास्ट सीज़न 9th फिनिश किया विद 53 पॉइंट्स, और उन्होंने टोटल 55 गोल स्कोर किए, जिसमें सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले थे इगोर टियागो ने पिछले सीज़न 21 गोल स्कोर किए, और अर्लिंग हालैंड के बाद वो दूसरे नंबर पे थे सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में। अब देखना ये होगा कि क्या इगोर टियागो इस सीज़न भी अपने उस फॉर्म को मेंटेन कर पाते हैं या नहीं, और इसके ऊपर ब्रेंटफोर्ड का सीज़न काफ़ी हद तक निर्भर रहेगा। हालांकि ब्रेंटफोर्ड ने, अगर मैं इस ट्रांसफ़र विंडो की बात करूं तो उन्होंने साइनिंग्स भी किए हैं। उन्होंने अभी साइन किया है लेंस से मोमेडू संगारे को फॉर अराउंड 48 मिलियन में, और इसके अलावा उन्होंने एक गोलकीपर भी हायर किया है, एडन स्टोक्स। जबकि अगर आउटगोइंग्स की बात करें तो जॉर्डन एंडरसन ब्रेंटफोर्ड छोड़ के जा चुके हैं, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ी मिस नहीं होंगे उनके लिए। इसके अलावा उन्होंने कैलम विल्सन को भी एज अ फ्री ट्रांसफ़र साइन किया है। तो कुछ स्मार्ट साइनिंग्स की हैं, और मुझे लगता है कि संगारे उनके लिए बहुत अच्छे मिडफील्ड साइनिंग हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रेंटफोर्ड इस बार वो फॉर्म रेप्लिकेट नहीं कर पाएगी जो उन्होंने पिछले सीज़न दिखाया था। इसके बावजूद भी ये कहूँगा कि 12th प्लेस एक अच्छी फिनिश है ब्रेंटफोर्ड जैसी टीम के लिए। नंबर 11 पे मैंने रखा है ब्राइटन एंड होव एल्बियन को, जो कि मुझे लगता है कि ब्राइटन को लेके जो हाइप रहती है उसके हिसाब से थोड़ी कम है इस बार। लेकिन ब्राइटन की अगर बात करें तो उनके लिए ये ट्रांसफ़र विंडो अभी तक एक टिपिकल ब्राइटन जैसा ही रहा है। अभी तक उनके लिए कोई मेजर आउटगोइंग्स नहीं हुई है। एकमात्र बड़े प्लेयर जो उन्हें छोड़ के गए हैं वो हैं डैनी वेलबैक, और इसके अलावा उनके सेंटर बैक भी जॉन पॉल हैके भी टॉटनहम जा चुके हैं। लेकिन उन्होंने कुछ अच्छी स्मार्ट साइनिंग्स की हैं, जिसमें मुझे लगता है कि लूका वस्कोविच जो उन्होंने टॉटनहम से साइन किया फॉर अराउंड 54 मिलियन यूरोस, वो एक बहुत अच्छी साइनिंग हो सकते हैं उनके लिए। इसके अलावा कुछ रादर अननोन प्लेयर्स भी ब्राइटन ने साइन किए हैं, जो कि हम ब्राइटन को जानते हैं जिस तरह से उनका समर ट्रांसफ़र बिजनेस होता है। इस बार भी कुछ उन्होंने वैसा ही किया है। इसके बाद आते हैं नंबर 10 पे, और नंबर 10 पे मैंने रखा है बोर्नमouth को, जो कि उनके पिछले सीज़न की पोजीशनिंग से थोड़ा नीचे है। बोर्नमouth की बात करें तो पिछले सीज़न उन्होंने 6th प्लेस फिनिश किया था, और यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई कर गए थे। हालांकि टिल द लास्ट मैच उनके पास चैम्पियंस लीग में भी क्वालिफाई करने के चांसेस थे, और उनके मैनेजर एंटनी एरियोला ने बहुत ही शानदार काम किया था बोर्नमouth के लिए। एक और टीम जिसको कई सारी पंडित्स ने पिछले सीज़न कहा था कि स्ट्रगल करेगी, क्योंकि उनके बड़े प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स छोड़ के चले गए थे। ज़बानी, हॉइसन जैसे प्लेयर्स उनको छोड़ के चले गए थे, कर्केस भी। लेकिन बोर्नमouth ने इन प्लेयर्स को बहुत ही अच्छे से रिप्लेस किया, और कुछ नए स्टार्स भी क्रिएट किए इस सीज़न में। हालांकि अभी भी उनके कई सारे प्लेयर्स को लेके रूमर्स चल रहे हैं, जिसमें क्रूपी शामिल हैं। इसके अलावा एलेक्स स्कॉट भी बोर्नमouth छोड़ सकते हैं। अगर ये प्लेयर्स बोर्नमouth छोड़ के जाते हैं तो ज़रूर ये टीम स्ट्रगल कर सकती है। लेकिन जो करंट स्क्वाड है बोर्नमouth की, और जो उनकी एक रिक्रूटमेंट टीम है, उसको देखते हुए साफ लगता है कि बोर्नमouth इस सीज़न आसानी से टॉप 10 में फिनिश कर पाएगी। इसके बाद हम आते हैं नंबर 8 पे, और नंबर 8 पे मैंने रखा है नॉटिंघम फॉरेस्ट को।
अब अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा जंप है, और अभी तक मैंने जितनी टीमों की बात की है इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट जंप्स मैं कहूँगा। पिछले सीज़न वो 16th रहे थे 44 पॉइंट्स के साथ, और काफ़ी समय तक उन्होंने रेलीगेशन के साथ बैटल भी किया था। लेकिन इस सीज़न मुझे लगता है कि न सिर्फ नॉटिंघम फॉरेस्ट आसानी से सर्वाइव करेगी बल्कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, और इसके पीछे दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है उनके नए कोच जो कि ओलिवर ग्लासनर हैं, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ग्लासनर क्रिस्टल पैलेस के साथ कितना बढ़िया काम कर चुके हैं। और दूसरा रीज़न है कि उन्होंने अभी तक जो मनी जो स्पेंड किया है, स्पेशली एलियट एंडरसन को सेल करने के बाद जो उन्हें अराउंड 120 मिलियन यूरोज़ मिले थे, उसको उन्होंने बहुत ही स्मार्टली स्पेंड किया है। हम देखते हैं कि जब टीमें अपने प्लेयर्स को बड़ी अमाउंट में सेल करती हैं तो पैनिक बाइज करती हैं, और इस चक्कर में कई बार ज़्यादा मनी स्पेंड कर देती हैं प्लेयर्स पे जो शायद उतने अच्छे नहीं हों। और इसका एक प्राइम एग्जांपल न्यूकासल है, जिस तरह से उन्होंने लास्ट सीज़न निक वोल्टमाडे और विसा को साइन किया और किस तरह से वो प्लेयर्स फ्लॉप हुए। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो काफ़ी पेशेंट रहे हैं ट्रांसफ़र विंडो में, और अभी उन्होंने गुस्तावो सा को साइन किया है, और इसके अलावा कई सारे अच्छे प्लेयर्स से उनके लिंक्स चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिफोर द एंड ऑफ द विंडो नॉटिंघम फॉरेस्ट कुछ और अच्छे प्लेयर्स साइन करेगी। इसके बाद हम आते हैं यूरोपियन स्पोर्ट्स में, और मुझे लगता है इस बार नंबर 7 जो टीम फिनिश करेगी वो होगी टॉटनहम हॉटस्पर्स। अब टॉटनहम हॉटस्पर्स को तो वैसे तो ट्रेडिशनली बिग 6 में कंसीडर किया जाता है, लेकिन पिछले 2 सीज़न उनके लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं रहे हैं। पिछले सीज़न वो बेयरली प्रीमियर लीग में सर्वाइव कर पाए थे, लास्ट मैच जीतने के बाद उन्होंने सर्वाइव किया था। वेस्ट हैम के साथ उनका रेलीगेशन बैटल चला था। उससे पहले वाले सीज़न में भी टॉटनहम 17th फिनिश करी थी। पिछले सीज़न सिर्फ 41 पॉइंट्स ये टीम अचीव कर पाई थी। उन्होंने 57 गोल्स कंसीड किए थे, सिर्फ 48 गोल स्कोर किए थे। लेकिन इस बार टॉटनहम ने ट्रांसफर विंडो में सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है आउट ऑफ ऑल द प्रीमियर लीग टीम्स। सैंड्रो टोनाली को 100 मिलियन में साइन किया है, जॉन पॉल हैके को 50 मिलियन में साइन किया। इसके अलावा वेस्ट हैम से मैथेस फर्नांडिस को फॉर अराउंड 85 मिलियन यूरोज़ में साइन किया है, और अभी भी वो 1-2 और प्लेयर साइन करने की तरफ देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि टॉटनहम ने इस स्क्वाड में इनफ इम्प्रूवमेंट किया है जिसकी वजह से वो टॉप 7 में तो फिनिश करेंगे। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उन्हें अभी अपने अटैक को एड्रेस करने की ज़रूरत है। डोमिनिक सोलंकी, रिचार्लिसन, जावी सिमोंस जैसे प्लेयर्स ज़्यादा गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ये हमने पिछले सीज़न में भी देखा था स्पर्स किस तरह से स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन स्पर्स की इतने स्ट्रगल करने के पीछे एक मेजर रीज़न उनकी इंजरीज़ भी थी। होपफुली इस बार वो इतनी इंजरीज सफ़र नहीं करेंगे। और इसके अलावा रॉबर्टो डिज़र्बी उनके कोच है, जो कि बहुत ही एलीट कोच हैं यूरोपियन फुटबॉल में। और टॉटनहम के लिए 7th प्लेस फिनिश करना इस सीज़न एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, कंसिडरिंग लास्ट 2 सीज़न में उनके परफॉर्मेंसेस जैसे रहे थे। अब हम आते हैं टॉप 6 टीमों पे, और यहाँ पे मैंने नंबर 6 पे रखा है एस्टन विला को। एस्टन विला इस समय प्रीमियर लीग में वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मेडेबल टीम्स है, स्पेशली अंडर यूनाई एमरी। ये टीम बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है, रेगुलर चैम्पियंस लीग, यूरोपा लीग क्वालिफिकेशंस दिए हैं, और पिछले सीज़न उन्होंने यूरोपा लीग भी जीता था। अनफॉर्चुनेटली एस्टन विला की टीम पे इस बार बाकी टीमों की नज़र पड़ी है, और उनके कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स विला छोड़ के चले गए हैं और आगे भी छोड़ के जा सकते हैं। करेंटली यूरी टेलेमंस विला छोड़ के मैनचेस्टर यूनाइटेड गए हैं, और इसके अलावा मॉर्गन रॉजर्स को उन्होंने चेल्सी को सेल किया है। लेकिन उन्होंने रिप्लेस करने के लिए कुछ अच्छी साइनिंग्स की हैं, जिसमें मैनजाम्बी एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो उन्होंने साइन किया है। मैनजाम्बी को उन्होंने अराउंड 60 मिलियन यूरोस पे करके साइन किया है, और विला भी और भी प्लेयर्स साइन करने की तरफ देख रही है। इसके अलावा उन्होंने अलेहांड्रो गर्नाचो को ऑन लोन साइन किया है फ्रॉम चेल्सी। जाओ गोमेज भी आए हैं वुल्व्स से, और मुझे लगता है कि ये साइनिंग्स इनफ हैं टू फिनिश दिस टीम इन टॉप 6। और मुझे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इनके कोच पे है, जो कि अभी भी यूनाई एमरी हैं, और एमरी इस समय प्रीमियर लीग में वन ऑफ दी बेस्ट कोचेस हैं। इसके बाद हम आते हैं टॉप 5 पे, और नंबर 5 पे मैंने रखा है लिवरपूल को। लिवरपूल के लिए ये सीज़न मुझे लगता है कुछ वैसा ही रहेगा जैसा कि लास्ट सीज़न रहा था। पिछले साल लिवरपूल ने जिस तरीके की साइनिंग की थी, उसके बाद सब ने लिवरपूल को फेवरेट्स कहा था टू विन द प्रीमियर लीग। अलेक्जेंडर इसैक को उन्होंने अराउंड 140 मिलियन में साइन किया। इसके अलावा उन्होंने फ्लोरियन वर्ट्स को साइन किया था, ह्यूगो एकिटिके भी आए थे। लेकिन इन सारी साइनिंग्स में ह्यूगो एकिटिके ही एकमात्र ऐसे प्लेयर रहे थे जो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। फ्लोरियन वर्ट्स और इसैक का परफॉर्मेंस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा था, तो लिवरपूल उम्मीद करेगी कि ये प्लेयर्स इस बार अच्छा परफॉर्म करें।
लेकिन लिवरपूल के लिए सबसे डिसअपॉइंटिंग इस सीज़न रहा है उनका अभी तक का ट्रांसफ़र विंडो। ये सबको पता था कि लिवरपूल का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा वीक है और स्पेशली अब कोनाटे के जाने के बाद से उनके पास सेंटर बैक ऑप्शंस बहुत ही कम है। और उन्होंने अब जाके अपना ये इशू एड्रेस किया है और उन्होंने बार्सिलोना से रोनाल्ड अराउहो को साइन किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोनाल्ड अराउहो एक ऐसे डिफेंडर हैं जो लिवरपूल की इस सेंटर बैक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा लिवरपूल के फुल बैक्स भी मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। कर्केस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहे थे लास्ट सीज़न और अब वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड और एंडी रॉबर्टसन जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी लिवरपूल छोड़ के जा चुके हैं। तो अनलेस कि लिवरपूल ट्रांसफ़र विंडो में कुछ मेजर साइनिंग्स करे इन द कमिंग 2-3 वीक्स, मुझे लगता है कि लिवरपूल टॉप 5 में ही फिनिश कर पाएगी। 5th प्लेस ही उनके लिए अभी तक बेस्ट दिख रहा है। और एक प्लेयर और जो लिवरपूल छोड़ के गया इस सीज़न वो थे मोहम्मद साला। वो भी एक मेजर मिस होंगे लिवरपूल के लिए। और हीगो इकेटिके ऑलरेडी इस सीज़न की शुरुआत में लिवरपूल का हिस्सा भी नहीं होंगे। लिवरपूल के बाद हम बात करते हैं नंबर 4th पोजीशन पे और इसे मैंने रखा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, जो कि इस समय माइकल कैरिक का पहला सीज़न होगा एज अ फुल टाइम मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। पिछले सीज़न यूनाइटेड जब तक रूबेन अमोरिम इंचार्ज थे टॉप 5 के करीब भी नहीं थी, लेकिन माइकल कैरिक ने जनवरी में मैनेजर बनने के बाद से टीम के फॉर्चून्स बिल्कुल चेंज करके रख दिए। जब से माइकल कैरिक मैन यूनाइटेड के मैनेजर बने, मैनचेस्टर यूनाइटेड से ज़्यादा पॉइंट किसी भी टीम ने अचीव नहीं किया इन द प्रीमियर लीग। और 38 मैचेस में ओवरऑल 71 पॉइंट्स अचीव किए, 69 गोल्स स्कोर किए पिछले सीज़न, जो कि यूनाइटेड का हाईएस्ट गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड है सिंस 2013। और ये हुआ क्योंकि यूनाइटेड ने पिछले सीज़न कुछ बहुत अच्छी साइनिंग की थी। अपने अटैक को उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया विद द साइनिंग्स ऑफ ब्रायन एम्बूमो, मैथेस कुनिया एंड बेंजामिन शेस्को। इस सीज़न यूनाइटेड का मेनली फोकस अपने मिडफील्ड को ओवरहॉल करने पे था और इसको एड्रेस करते हुए उन्होंने 2 साइनिंग्स की हैं, जिसमें यूरी टिलेमंस को विला से साइन किया और एंड्रे सैंटोस को उन्होंने चेल्सी से साइन किया। लेकिन यूनाइटेड के लिए प्रॉब्लम ये रही है कि उन्होंने इनफ साइनिंग्स नहीं की हैं टू रिड्यूस द गैप विद आर्सेनल एंड सिटी। यूनाइटेड को कम से कम 5-6 साइनिंग्स की ज़रूरत थी और अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 मेजर साइनिंग्स की है। हालांकि अभी भी ट्रांसफ़र विंडो ओपन है और वो कुछ और साइनिंग्स कर सकते हैं जिससे उनके फॉर्चून्स चेंज हो जाए। लेकिन अगर करंट स्क्वाड पे नज़र डालें तो 4th प्लेस मुझे बेस्ट दिख रहा है यूनाइटेड के लिए। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं और नंबर 3 पे मैंने रखा है चेल्सी को, जो कि कई लोगों को सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि चेल्सी ने इस सीज़न ट्रांसफ़र विंडो में बहुत ही अच्छा बिजनेस किया है। प्लेयर सेल्स की बात करें तो चेल्सी से अच्छा सेलिंग क्लब मुझे नहीं लगता प्रीमियर लीग में कोई और है। समहाउ वो इवन एवरेज प्लेयर्स को भी हाई प्राइस पे सेल करना जानते हैं, जहां बाकी टीमें स्ट्रगल करती हैं अपने प्लेयर्स को ऑफलोड करने में, स्पेशली टॉप टीमें। चेल्सी ये चीज़ बहुत ही अच्छे से करती है और इस बार भी उन्होंने कुछ वैसा ही किया है, अपने प्लेयर्स बहुत अच्छे सेल किए हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि एंड्रे सैंटोस को सेल करने का फैसला शायद उनके लिए एक रिग्रेटेबल हो, क्योंकि सैंटोस को उन्होंने सिर्फ 50 मिलियन में सेल किया था और जिस तरह के प्लेयर वो अभी तक यूनाइटेड के लिए प्री सीज़न में दिखे हैं, मुझे लगता है कि शायद उनकी वैल्यू उससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन अगर चेल्सी के इनकमिंग्स की बात करें तो उन्होंने बहुत ही अच्छी साइनिंग्स की हैं इस बार, और इस बार उन्होंने अपना फोकस भी थोड़ा चेंज किया है। रादर देन साइनिंग यंग अप एंड कमिंग प्लेयर्स, इस बार चेल्सी ने एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस किया है। इसमें मॉर्गन रोजर्स, लक्रॉय आए हैं, इसके अलावा जॉर्डन हेंडरसन आए हैं, वैलेंटीन बार्को को साइन किया है, डैनी वेलबैक को भी उन्होंने साइन किया है फ्रॉम ब्राइटन। इसके अलावा चेल्सी इस सीज़न एक नए मैनेजर के साथ उतरेगी और ये मैनेजर होंगे जावी अलोंसो, जिनका कि रियल मैड्रिड के साथ स्पेल काफ़ी अंडरवेलमिंग रहा था, लेकिन उससे पहले जिस तरह का काम उन्होंने बायर लेवरकुसेन के साथ किया था वो उन्हें इस समय यूरोपियन फुटबॉल में वन ऑफ द टॉप मैनेजर्स बनाता है। और मुझे लगता है कि चेल्सी की जो स्क्वाड है वो अलोंसो के सिस्टम को भी काफ़ी अच्छे से सूट करता है। हालांकि चेल्सी उम्मीद करेगी कि उनके जो स्टार प्लेयर हैं कोल पाल्मर अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाएं, और अगर ऐसा होता है तो मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा चेल्सी इवन एक टाइटल रेस में भी इंक्लूड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये ना भूलिए कि चेल्सी इस सीज़न सिर्फ प्रीमियर लीग ही खेल रही है, कोई भी यूरोपियन फुटबॉल वो नहीं खेल रहे हैं। और ये कितना बड़ा एडवांटेज होता है ये हम मैन यूनाइटेड के साथ लास्ट सीज़न देख चुके हैं। इसके बाद हम अगर टॉप 2 पे आएँ, और अगर यहाँ पे मैं नंबर 2 पे रखूँगा मैनचेस्टर सिटी को। मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो पेप ग्वार्डियोला अपने लेजेंडरी स्पेल के बाद सिटी छोड़ चुके हैं। 10 साल में पेप ग्वार्डियोला ने 7 प्रीमियर लीग टाइटल जीते, जो कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद इस लीग में नंबर 2 पे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ
टाइटल्स। पेप गार्डियोला के अलावा बर्नार्डो सिल्वा, जॉन स्टोन्स जैसे प्लेयर भी सिटी छोड़ चुके हैं और रोड्री के भी इस बार सिटी को छोड़ने के बहुत हाई चांसेस हैं कि वो बार्सिलोना चले जाएं। इन सब के बावजूद भी सिटी ने कुछ साइनिंग्स की हैं और कुछ साइनिंग्स हैं जो वो करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि सिटी के पास एडिक्वेट रिप्लेसमेंट्स तो होंगे। हालांकि रोड्री को रिप्लेस करना आई थिंक इम्पॉसिबल है, लेकिन एलियट एंडरसन और इसके अलावा अयूब बुआदी भी सिटी आने वाले हैं और उसके अलावा वो पेड्रो नेटो की तरफ भी देख रहे हैं। तो इन साइनिंग्स की वजह से सिटी के पास एक अच्छी स्क्वाड डेप्थ होगी। क्वालिटी अभी भी सिटी की टीम में बहुत है। अर्लिंग हालैंड, रायन चर्की जैसे प्लेयर्स अभी भी इस टीम के हिस्सा हैं। हालांकि उनके नए मैनेजर हैं एंजो मैरेस्का, और मैरेस्का का स्पेल आई थिंक चेल्सी के साथ बहुत ही अच्छा रहा था। एक तरह से मैं कहूँगा कि अंडररेटेड रहा था, और चेल्सी का डाउनफॉल मैरेस्का के सैक करने के बाद से ही और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। और मुझे लगता है मैरेस्का का जो प्लेइंग स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है पेप गार्डियोला से, जो कि अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि वो गार्डियोला के असिस्टेंट रह चुके हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिशन सिटी के लिए उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा जैसा हमने नॉर्मली देखा है विथ मैन यूनाइटेड एंड सम अदर टीम्स, जब एक डायनेस्टिक मैनेजर कोई क्लब छोड़ के जाता है तो लेकिन मुझे लगता है कि सिटी स्पेशली रोड्री के जाने के बाद से सिटी की टीम जो नंबर 1 टीम है शायद उससे उस लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और इसी को देखते हुए मैंने नंबर 1 पे रखा है आर्सेनल को। मुझे लगता है कि आर्सेनल की टीम इस बार अपना प्रीमियर लीग टाइटल डिफेंड करने में कामयाब रहेगी, और प्रीमियर लीग के इतिहास में ये पहली बार होगा जब आर्सेनल बैक टू बैक प्रीमियर लीग जीतेगी। आर्सेनल की बात करें तो पिछले सीज़न के अगर टीमों पे नज़र डालें तो ये टीम सबसे ज़्यादा बैलेंस थी ऑल अराउंड, फ्रॉम डिफेंस टू अटैक। दिस वाज द मोस्ट बैलेंस्ड टीम। ऑब्वियसली एक एलीट मैनेजर हैं उनके, मिकेल आर्टेटा। आर्सेनल से ज़्यादा अच्छा डिफेंस इस समय यूरोप में किसी भी टीम का नहीं है। और अगर मिडफील्ड की बात करें तो उनकी मिडफील्ड ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, और अब उन्होंने ब्रूनो गिमारेस को भी साइन कर लिया है जिससे उनकी मिडफील्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। मुझे लगता है कि आर्सेनल को अभी भी एक अटैकिंग प्लेयर साइन करने की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली वो विनीशियस जूनियर में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, लेकिन अब वो ट्रांसफ़र ड्रीम ओवर हो चुकी है, तो आर्सेनल शायद दूसरे प्लेयर्स की तरफ देखेगी। लेकिन अगर वो कोई लेफ़्ट विंगर साइन नहीं भी करते हैं तो मुझे लगता है कि आर्सेनल की जो स्क्वाड है इस लीग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड है, और इसी वजह से मैंने आर्सेनल को नंबर 1 पे रखा है टू डिफेंड देयर प्रीमियर लीग टाइटल। तो ये रहा हमारा प्रीमियर लीग का प्रेडिक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही प्रीमियर लीग से रिलेटेड और यूरोपियन फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।